युवाओं के लिए हम बहुत स्पष्ट हमने किया हुआ है, कहा हुआ है कि हम युवाओं को कहना चाहते हैं आपको रोजगार की ज़रूरत है, आप अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, उसके लिए आपको मदद की ज़रूरत है। आपकी जिम्मेदारी है कि इस चुनाव में आप उन मुद्दों पर चर्चा कराएं जो आपके मतलब के मुद्दे हैं। आप बेरोजगार रहेंगे, आपका भविष्य नहीं बनेगा। तमाम पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं, जो राजनीतिक दल हैं, सिर्फ इधर उधर की बातें करेंगी, आपके भविष्य की बात नहीं कर रहे हैं, आपके विकास की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि विकास की बात होनी चाहिए। हमने नौजवानों के लिए एक अलग घोषणा पत्र निकाला है, उसका नाम है भर्ती विधान, क्योंकि हमने सोचा कि हर राजनीतिक दल कहता है कि 20 लाख नौकरियां दे रहे हैं, हम 25 लाख रोजगार दे रहे हैं, लेकिन ये कभी नहीं कहते कि ये रोजगार आएंगे कहाँ से, किस तरह से दिए जाएंगे। तो हमने ये तय किया कि नौजवानों को हम बताना चाहते हैं कि आपको रोजगार हम कहाँ से देंगे, कैसे आएंगे ये रोजगार। 12 लाख रोजगार जो सरकार में खाली पड़े हुए हैं, उसको हम किस तरह से भरेंगे। आप अगर अपना छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो किस तरह से सरकार आपकी मदद करेगी। आपने देखा होगा एनटीपीसी के जो छात्र हैं कितने त्रस्त हैं, परेशान हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुन रहा है। 2 सालों से मैं यूपी में काम कर रही हूँ, मैंने बार बार देखा है कि जब ये टेस्ट आते हैं, जब ये भर्ती के जो एग्ज़ाम होते हैं, या तो रद्द हो जाते हैं, या तो पेपर लीक हो जाता है, या फिर एग्ज़ाम के बाद कट ऑफ चेंज हो जाता है। और तमाम ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे नौजवान हैं जिनके करियर बर्बाद हो चुके हैं, जो 5-5, 6-6 सालों से इंतज़ार कर रहे हैं इस आशा में कि मैंने एग्ज़ाम दिया, मुझे नौकरी मिलेगी। और बार बार घोटाले करे जा रहे हैं, बार बार उनको त्रस्त किया जा रहा है। जब वो आवाज़ उठाते हैं उनको आप पीटते हैं। तो हमने उनके लिए खास इस भर्ती विधान में हमने लिखा है कि हम इन चीज़ों को दूर कैसे करेंगे, इन समस्याओं को हल करने के लिए हम क्या करना चाहते हैं, कि हम एक स्पेशल रिक्रूटमेंट कमीशन बनाना चाहते हैं जो इन समस्याओं को समझे और इनको सुलझाने का काम करे, कि हम निःशुल्क ये एग्ज़ाम निःशुल्क कराएंगे। आप अगर ट्रेन से जा रहे हैं या बस से जा रहे हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए, तो आपको वो भी यात्रा निःशुल्क होगी। और हम एक रोज़गार के लिए हम एक टाइम टेबल जैसा बनाना चाह रहे हैं, एक जॉब कैलेंडर हर एक भर्ती के लिए अलग, जिसमें लिखा जाएगा कि आपका एग्ज़ाम इस डेट पे होगा, इसका रिज़ल्ट इस डेट पे आएगा, इसके बाद आपको नौकरी इस डेट पे मिलेगी, और 6 महीनों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वो गैप। आज एग्ज़ाम और रिज़ल्ट में 1.5 साल का गैप है, बताइए कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। और आप सोच रहे हैं कि नौजवान त्रस्त नहीं होगा, दुखी नहीं होगा, और आप उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं, उनका करियर ख़त्म कर रहे हैं, उन पे ऐसी ऐसी धाराएं लगा रहे हैं कि वो जेल चले जाते हैं, बाद में यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते हैं। तो हम कह रहे हैं कि हम समझ रहे हैं कि ये आपकी समस्याएं हैं, इसको सुलझाने के लिए, इनको सुलझाने के लिए हमने पूरा विधान बनाया है। इसको पढ़िए, ऑनलाइन भी पढ़िए, और जहाँ से भी आपको ये उपलब्ध हो सकता है आप उसको देख के पढ़िए, क्योंकि हम ठोस बात कर रहे हैं, हम इधर उधर की बातें नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि चुनाव असली मुद्दों पे लड़ा जाना चाहिए, विकास पे लड़ा जाना चाहिए। आपके मोहल्ले में नल क्यों नहीं है, पानी नहीं है, बिजली क्यों नहीं है, सड़क नहीं है, आपको रोज़गार क्यों नहीं मिल रहा है, आपकी शिक्षा में आपका बजट क्या है, आप 80%, 20% की बातें कर रहे हैं। आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि कितने प्रतिशत बेरोज़गार बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश में। आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि शिक्षा का जो बजट में आपने जितने प्रतिशत पैसे आपने खर्चे हैं वो पहले से कम हो गए हैं, ये क्यों नहीं कह रहे हैं। आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि आप कितने प्रतिशत आप खर्चेंगे सेहत के लिए, सेहत की सुविधाएं के लिए। तो हम कह रहे हैं कि इन बातों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए, और हम कह रहे हैं इससे सिर्फ राजनीतिक दलों का फ़ायदा होता है, जातिवाद और सांप्रदायिकता को फैलाने से सिर्फ राजनीतिक दलों का, पब्लिक का कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। पब्लिक का फ़ायदा इसमें है कि हर नेता को पब्लिक जवाबदेह बनाए, पब्लिक पूछे कि हमारे ये काम क्यों नहीं किया है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो हमारा वोट आपको नहीं मिलेगा। तो मैं आप सबसे आग्रह करना चाहती हूँ, सारे नौजवानों से, उत्तर प्रदेश के नौजवानों से, महिलाओं से, सबसे आग्रह करना चाहती हूँ कि आप इस चुनाव को अपने बारे में बनाइए। आपका विकास कैसे होगा, आपका भविष्य मजबूत कैसे होगा, आपको रोजगार कैसे मिलेंगे, आपको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सरकार किस तरह से मदद करेगी, ये पूछिए और जवाबदेही बनाइए इन लोगों को जो आपको गुमराह कर रहे हैं। पिछली बार जब भूपेश सर आए थे डोर टू डोर कैंपेन करने, तो उनके खिलाफ मुकदमा हो गया। कांग्रेस जहाँ जहाँ कैंपेन कर रही है वहाँ उनके खिलाफ FIR करिए। बहुत ऐसे में अब आप भी आई हैं, तो आप क्या ये मेंटली प्रिपेयर हैं इस चीज़ को लेकर? देखिए, जब से मैं उत्तर प्रदेश में काम कर रही हूँ तो मैं पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर हूँ। मुकदमे करिए, हिरासत में ले लीजिए, जेल में डाल दीजिए, क्या होगा।
हम तो लड़ते रहेंगे। प्रियंका जी, ये हमारा संघर्ष है। बड़ा चुनौती स्वीकार किया है आपने पहले ही कैंपेनिंग में। पंकज सिंह यहाँ से विधायक हैं और रक्षा मंत्री के बेटे हैं। ये लड़की पंखुड़ी यहाँ रहती है, यहाँ की समस्याओं को समझती है। आज से नहीं, चुनाव के समय से नहीं, ये महीनों से हर जने के लिए अवेलेबल होती है, उपलब्ध होती है कि आप फ़ोन करिए, फ़ोन उठाती है, जाती है, सबसे मिलती है, सबकी समस्याओं को समझती है। आप देखिए ये जीतेगी, ये जीतेगी क्योंकि जनता त्रस्त है यहाँ नोएडा की, परेशान है, सारे ग्रुप्स परेशान हैं, कोई सुनवाई नहीं है उनकी। वो कह रहे हैं कि विधायक को तो हम देखते ही नहीं है, अब बसों पे उनका विज्ञापन देख रहे हैं, लेकिन उनका चेहरा हम सिर्फ बसों पर देखते हैं। लेकिन ये लड़की तो यहाँ रहती है, संघर्ष करने वाली लड़की है। इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तब भी ये कोरोना के समय इसने सबसे ज़्यादा काम किया है, इसीलिए इसको टिकट मिला है। मैम, इस बार कितनी बड़ी चुनौतियाँ हैं, कितनी सीटों का टारगेट है यूपी में? 403 सीट लड़ रही है कांग्रेस, मेरे ख्याल से 3 दशकों के बाद। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है और हम हर सीट पे संघर्ष करेंगे और हर सीट पे लड़ेंगे। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, आपने नारा दिया, उसके बावजूद भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है यूपी में। मैम, इसके बारे में इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि महिला समझिए, सब महिलाओं को मैं कहती हूँ, आप भी महिला हैं, आप समझिए कि आप में कितनी शक्ति है। आज आपको राजनीतिक शक्ति माना नहीं जा रहा है। क्यों? आप 50% आबादी हैं, तो आपको सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हैं राजनीति में? क्योंकि आप एकजुट नहीं हो रही हैं। आप एकजुट बन के खड़ी हो जाएं और आप कहें कि हम अपनी भविष्य की राजनीति चाहते हैं, हम अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं। हमें असुरक्षित रखने का आप काम कर रहे हो, हमें सुरक्षित बनाओ और हमें सक्षम बनाओ और हमें लड़ने का मौका दो। यही कह रही हूँ। That's okay. So what? We are fighting. You're fighting? Yes, we are fighting. करने दीजिए ना, हम तो लड़ रहे हैं, हम हर सीट पे लड़ रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं और हम करेंगे और आगे भी करेंगे। यूपी में सबसे ज्यादा तुष्टिवाद की राजनीति सक्रिय है, इस पे आपका क्या है? अभी तो मैंने पूरा लेक्चर दिया उस पर। मुजफ्फरनगर राजनीति को जब तक पब्लिक जवाबदेह नहीं बनाएगी, जब तक विकास के मुद्दों को सामने एकदम राजनीतिक चर्चा का सबसे बड़ा पार्ट नहीं बनाएगी, तब तक ये राजनीति बदलेगी। मैं कहती हूँ कि पब्लिक की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप राजनीति को, सारे राजनीतिक दलों को जवाबदेह बनाइए, अपने विकास के मुद्दों पर गुमराह होना बंद कर दीजिए, जागरूक बनिए। What is your reaction to Pegasus? Do you think that the Kappa lied of the parliament? What is your reaction to the new reports that have emerged? From the new reports, it's pretty clear that the government lied in parliament. प्रियंका जी, पेगासस को कांग्रेस फिर से उठाना चाह रही है और नोएडा विधानसभा सीट पर 3 लाख बांग्लाभाषी वोटर है। आज आप माता काली की दर्शन भी किए, दोनों सवाल एक साथ है। तो मतलब सवाल पूछिए। 3 लाख आपने तो 2 स्टेटमेंट किए, बांग्लाभाषी मतदाता है नोएडा में। ठीक है, आपने आज मुलाकात की है उस कम्युनिटी से, काली माता मंदिर भी गई। ठीक है, उन वोटरों से आपने बात भी किया, क्या रुझान मिला? और पेगासस का मुद्दा सदन में, रुझान ये मिला कि सब त्रस्त है, सब परेशान है, सब चाहते हैं कि उनकी बात हो और उनकी सुनवाई हो। सब चाहते हैं कि उनकी जो समस्याएं हैं उनकी सुनवाई हो, वो सुनवाई हो नहीं रही है और तमाम ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं जिनसे उनका कोई एक्चुअली उनकी समस्याओं का हल नहीं होगा। तो सब चाह रहे हैं कि अपनी समस्याओं पर ये चुनाव लड़ा जाए और जो उनके लिए, जो जैसे मैंने कहा, पंखुड़ी जी यहाँ हैं, यहाँ रहती हैं, जब इनको बुलाएं तो वो आती हैं। उनको इस तरह का एक उम्मीदवार चाहिए, उनको इस तरह का प्रतिनिधित्व चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे साथ जी जो महानगर अध्यक्ष आइए मिलते हैं और बातचीत करते हैं। सर, आज प्रियंका गांधी जी यहाँ पर मौजूद है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रियंका गांधी जी 12:30 के करीब सेक्टर 24 स्थित कालीबाड़ी मंदिर पर पहुंचे, हम पूजा अर्चना करी। उसके बाद प्रतिनिधि मंडलों से बात करी। हाँ, विभिन्न प्रकार के प्रतिनिधि मंडल थे, किसानों का प्रतिनिधि मंडल था, व्यापारियों का था, आशा बहनें थी, उनसे उनकी समस्या जानने का काम किया। फ्लैट ओनर्स का एक प्रतिनिधि मंडल था, उनसे उन्होंने अपनी बात जानने की कोशिश की, समस्याएं क्या है। जैसे कि प्रियंका गांधी जी डोर टू डोर जाके कैंपेनिंग कर रही है, महिलाओं से मिल रही है, आपको क्या लगता है कि जो जोश दिखाया जा रहा है, लोगों में जोश दिख रहा है प्रियंका गांधी जी को सपोर्ट करने का, तो क्या लगता है आपको कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार अब की बार बनेगी वो कांग्रेस की सरकार बनेगी? निश्चित रूप से जिस तरह से ग्राउंड लेवल पर प्रियंका गांधी जी मेहनत कर रही है और महिलाओं की आप देखिए कि उनकी आवाज़ बनकर आज पूरे देश के अंदर, वो प्रदेश के अंदर प्रचार कर रही है। मैं ये समझ सकता हूँ कि
नोएडा विधानसभा के अंदर 3 लाख महिला वोटर है। आज जैसा जिस तरह से प्रियंका दीदी ने यहाँ पर प्रचार किया है, मुझे लगता है कि आज महिलाओं में बहुत बड़ा जागृति का काम हुआ है और महिलाएं आज कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ने का काम करेंगी। मेन मुद्दा विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत ज़्यादा आबादी में फ्लैट है, की समस्या है, फ्लैट ओनर की समस्या है, किसानों की आबादी समस्या है, उनकी आबादी के निस्तारण की समस्या है, यहाँ ट्रैफिक की समस्या है, यहाँ पानी और बिजली की समस्या है, यहाँ बहुत से दूर क्षेत्र हैं जहाँ उनसे अभी आज तक नोएडा जैसे क्षेत्र में आज तक उनके घरों में बिजली नहीं जा पाई है। तो ये बहुत सारी समस्या है नोएडा के अंदर, एक समस्या नहीं, अनेकों समस्या है नोएडा के अंदर जिनका हम चुनाव लड़ रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि इस समय हमने बातचीत की रामकुमार तंवर जी से, जो यहाँ के महानगर अध्यक्ष हैं। उन्होंने जितने भी मुद्दे थे विधानसभा चुनाव को लेकर अपने जनता के सामने रखे हैं। इस समय हम मौजूद हैं सेक्टर 8 की झुग्गी झोपड़ियों में, जहाँ पर हमारे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं। कुछ देर पहले यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा जी आई थी, जिन्होंने लोगों के घरों में जाके लोगों का आशीर्वाद लिया, जनसंपर्क किया, लोगों से निवेदन किया कि अब की बार यूपी में जो सरकार बने वो कांग्रेस की सरकार बने, जिससे कि यहाँ यूपी में हो रहे अत्याचारों को लेकर, महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर, महिलाओं के साथ आए दिन जो रेप होते हैं उनको लेकर, महिलाओं की सारी समस्याओं को लेकर, जनता की सारी समस्याओं को लेकर जो भी समाधान हो, जो भी उनकी परेशानियां हो, उनका हल होता रहे। बने रहिए हमारी खबर पे और देखिए लोगों से जो जनसंपर्क में बात हुई है, लोगों के क्या विचार है, आखिर जो अगली सरकार आएगी वो किसकी सरकार आएगी, पूछते हैं हम कुछ सवाल। क्या चाहते हैं सर, अब की बार जो सरकार बनेगी किसकी सरकार बनेगी, क्या लगता है आपको? देखिए, सरकारें तो आती जाती हैं, हमारा सिस्टम खत्म किया जा रहा है, वो सिस्टम बचा रहे। सिस्टम होता है शिक्षा का, स्वास्थ्य का, लोगों की कमाई के जरिए का, युवाओं को रोजगार का, सरकारी नौकरियों में भागीदारी का, युवाओं को, पढ़े लिखे युवाओं को शिक्षा देके, प्रशिक्षण देके, ITI जैसे संस्थानों में उनको स्किल डेवलपमेंट करने का, और मेडिकल की व्यवस्था जहाँ बस्ती होती है वहीं होनी चाहिए। पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। आज हम पानी खरीद के पीते हैं, हम इतने रईस नहीं है पर हमें पानी खरीद के पीना पड़ता है। हमारे लिए गवर्नमेंट सबसे सस्ती चीज पानी मुहैया नहीं करा पा रही है। हमारे जो युवाओं के लिए, हमारी माताओं बहनों को जो परेशानी होती है, डिस्पेंसरी 35 साल से बंद पड़ी गई है, 35 साल से बंद पड़ी हुई डिस्पेंसरी में जुआरी, शराबी, स्मैकिए, आज आए दिन हमारी माताओं बहनों के साथ बदतमीजी करते हैं, मोबाइल छीनते हैं। ये डिस्पेंसरी बनवाए और जहाँ चुकी वहाँ मकान होना चाहिए। हमारा रोजगार यहाँ से, आज 30 साल जिस व्यक्ति ने 40 साल यहाँ गुजार दिए, आप उसको यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जाके बसाओगे, वहाँ उसको 10 साल लग जाएगा पनपने में। क्या वो 10 साल वो जी पाएगा? आज 80 साल की उम्र में वो 40 साल की उम्र में जो व्यक्ति नोएडा में आया था, उसने 40 साल और गुजार के आज अपना एक पहचान और अपनी एक रहने की छोटी सी जगह बनाई है। हम लोग ठेली, खोमचा, रेली, पटरी, मुर्गा, बकरी, बकरा पालने वाले लोग हैं। कोई सब्जी बेचता है, कहाँ फ्लैट में बकरी बांधेंगे जाके, कोई गाय बांधता है, कोई ठेली लगाता है, या 3 मंजिल तो ठेली लेके जाएगा। ये कैसी बदतमीज सरकार है जो कि लोगों की परेशानी नहीं समझ रही है, परेशानी बढ़ा रही है। विधवा की पेंशन ये कुछ नहीं बनवा, विधवा की रात कितने साल हो गए, विधवा की पेंशन नहीं बनती, कितने गाजियाबाद है, दादरी तक भी डोलिया है, विधवा के आज तक पेंशन नहीं बने, तो पैसे जमा करवा लेते, खा जाते हैं। ये कागज में दो पैसे, इसमें दो, वो पैसे नहीं देना, विधवा की पेंशन नहीं बनती, कुछ भी नहीं, क्या नहीं देता, किसकी वोट देना है, किसके करें? क्या कहना चाहेंगे सर आप इस बारे में? सबको देखा हर बार, बसपा को देख लिया, सपा को देख लिया, बीजेपी को अभी हम देख ही रहे। 5 साल से पंकज सिंह लापता है, पोस्टर लग रहे हैं, पर अभी उनके ऐलान हो रहे हैं कि हम आएंगे। ठीक है, हो सकता है कल अमित शाह भी आ जाए, कुछ चॉकलेट बांट दें आके, पर शायद जनता उन पर भरोसा नहीं करेगी। एक बार कांग्रेस को भी मौका देना चाहिए, 35 साल से इंतजार कर रही है पार्टी। क्या आप उनकी चॉकलेट से मुंह मीठा करेंगे सर? नहीं, चॉकलेट तो खा लेंगे, मुंह मीठा तो हम अपना कर लेंगे, चॉकलेट भी खाएंगे उनकी, पर उनको वोट नहीं मिलेगा। बिल्कुल वोट नहीं मिलेगा। चॉकलेट तो दे जाएंगे, उनका मान रख लेंगे, बेइज्जती उनकी भी नहीं करेंगे। दरवाजे पे जो आता है मेहमान होता है, उनको विदा भी करेंगे, 4 कदम चल के छोड़ेंगे। जैसे प्रियंका वाड्रा जी आए, बड़े सम्मान से मिली, आगे तक छोड़ के आए। इनके मुद्दे अच्छे लगेंगे, माताएं बहनें वोट करेंगे, युवा वोट करेंगे। तो यानी कि अब की बार जो सरकार बनेगी, आपको क्या लगता है यूपी में किसकी सरकार आएगी? पूर्ण बहुमत से या संगठन आएगी कांग्रेस की सरकार। माताओं बहनों का आशीर्वाद बहुत मिला है, आगे भी मिलेगा। आपको लगता है कांग्रेस पार्टी अगर बनेगी तो आप लोगों की सारी जो भी समस्या वो हल हो जाएंगी? जी, ये कांग्रेस जीतेगी और अच्छी चलेगी सरकार। और ये यूपी में, ये नोएडा में जो है ना, जो भी विधायक जीतते हैं बाहर के ही जीतते हैं, और हम लोगों को झुग्गी वासी को कोई देखने वाला नहीं है। हम लोगों को बेघर करने के कगार पे हैं, क्योंकि ये जो बीजेपी की सरकार थी
ये जो हमारे मतलब जुग्गीवासी हैं, इन लोगों को कभी कहता है वहाँ चले जाओ, कभी कहता है वहाँ चले जाओ। हम लोगों को कहीं नहीं जाना है, अभी हम लोगों को इसी जगह रहना है जैसे दिल्ली केजरीवाल करता है। जिस जगह हमारी जुग्गी है उसी जगह पक्की करा दो। और ये बीजेपी सरकार चाहती है कि इनको उठा के फेंक दो, हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? पैसा लेते हैं, पैसा लेकर चुकी कराना, पैसा लेते हैं। गरीब आदमी कहाँ से देगा? मुसलमान आदमी कहाँ से देगा? क्योंकि भी ले लिया मसाला पैसा लेकर के। विधवा आदमी है, अभी तक वृद्धा पेंशन नहीं दे रहा, कोई नेता नहीं कर रहा। किसका वोट राशन लेने जाता है, टिप्पी छोड़ छोड़ के बाल बच्चे नहीं छोड़ते, पूरा पूरा दिन हो जाता है, 4-4 बार हो जाते हैं। जैसा कि आपने अब देखा, अभी थोड़ी देर पहले प्रियंका गांधी वाड्रा जी झुग्गी के समस्त महिलाओं से, लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करती हुई सभी के घर डोर टू डोर कैंपेन करती हुई नजर आई। यहाँ पर हमारे साथ कुछ महिलाएं बैठी हैं, आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि इनका जो कीमती मतदान होगा वो ये किसको करेंगी, प्रियंका गांधी वाड्रा जी को, बीजेपी के पंकज सिंह जी को, या सपा से खड़े हुए अनिल यादव जी को, या फिर कृपाराम शंकर जी को। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका हमारी खबर में। जानना चाहती हूँ, अभी थोड़ी देर पहले ही आपके सामने प्रियंका गांधी जी आएंगी, डोर टू डोर कंप्लेन करके गई है, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करके गई है, आपसे मिलके गई है। तो क्या लगता है आपको कि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा चुनाव, इसमें कौन जीतेगा? प्रियंका जीतेंगी। श्योरिटी है इस बात की कि प्रियंका गांधी जी के साथ जो पंखुड़ी पाठक जी यहाँ की विधानसभा एक्सर के चुनाव से खड़ी हुई है वो जीतेगी अम्मा? अच्छा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? जीतेंगे, जो उतना दूर से आई है जीतती लगी ना। यहाँ पे कोई भी विधायक आपसे मिलके गए हैं इस तरह, जिस तरह प्रियंका गांधी जी आपसे डोर टू डोर कंपेन करके गई हैं, आपका आशीर्वाद लेके गई हैं, और भी कोई बहुत सारे विधायक हैं, कोई आया है आपके पास? नहीं अभी तक कोई विधायक नहीं आए, यही जीतेंगे। जी सर, यही जीतेंगे। आप क्या कहना चाहेंगी? प्रियंका गांधी जी को सपोर्ट है जी, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? अच्छा, तो जैसा कि आपने जी सब जीतेंगे। हाँ, आएंगे तो जो सब काम होंगे तो वही जीतेंगे। चलो, तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जिनसे भी महिलाओं से हमने बात की है, उनका यही कहना है कि अब की बार जो यूपी में सरकार बनेगी, विधानसभा चुनाव में जो जीत मिलेगी वो पंखुड़ी पाठक जी को और प्रियंका गांधी जी को, वो यहीं के रहने वाले, ज्यादा मजबूती के साथ वोट मिलेंगे और वो आगे आएंगे। तो लड़ने के मैदान में उतरी हुई झांसी की रानी पंखुड़ी पाठक जी, आइए मिलते हैं, बातचीत करते हैं। मैम, आज प्रियंका गांधी वाड्रा जी आई थी, लोगों के साथ जनसंपर्क किया, महिला संवाद किया, क्या आश्वासन लगता है आपको? देखिए, बहुत अच्छा प्रियंका जी की बातचीत रही और लोगों में बहुत उत्साह है। लोगों ने ये कहा कि हम सोच नहीं सकते थे कि इतनी बड़ी नेता में इतनी सादगी होगी। बड़े पेशेंस से उन्होंने एक डेलीगेशन की बात सुनी, यहाँ पे महिलाओं के साथ चाय पी, लंबा समय बिताया, बिल्कुल घरेलू बातचीत करी और लोगों को उनसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों में बहुत उत्साह है, बहुत खुशी। और मैम, क्या जैसे कि प्रियंका गांधी जी यहाँ पर आए, दुनिया से भीड़ इकट्ठी हुई, लोगों ने जनसंपर्क किया, और कुछ लोग ऐसे भी थे वहाँ पे जिनको ये लग रहा था कि यहाँ जो चेहरा सामने आया वो सिर्फ दिखावटी है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं समझ नहीं पाई, दिखावटी कैसे? जैसे कि बोला गया है कि राजनाथ सिंह जी जो बेटे पंकज सिंह जी जो मैदान में उतरे हुए हैं, उनका ये था कि यहाँ पर जो भी काम हो रहे हैं वो सिर्फ दिखावे के लिए हो रहे हैं। देखिए, हमारे जो माननीय विधायक जी हैं वो 5 साल जनता के बीच में नहीं आए, लोगों के बीच में नहीं आए। आज भी प्रियंका जी को लोग ये बता रहे थे कि हम तो अपने विधायक को जानते नहीं है, शक्ल नहीं देखी, सिर्फ पोस्टरों में उनका चेहरा देखा है। मुझे लगता है जनता समझ गई है, इस बार लोग अपने बीच का विधायक। जैसा कि आपने देखा, इस समय हम मौजूद थे सेक्टर 71 में, पंखुड़ी पाठक जी से हमारी बातचीत हुई। पंखुड़ी जी ने अपने जो भी विचार थे जनता के सामने रखे और बोला कि प्रियंका गांधी जी मजबूती के साथ कांग्रेस में अपनी सरकार बनाएंगी और बना के रहेंगी। बने रहिए हमारी खबर पे पूजा गुप्ता के साथ।